हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और उस कहानी का शीर्षक है सलाह, एडवाइस, लेकिन फ्री में नहीं, सशुल्क एडवाइस। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है जो कि आधुनिक समय में भी लागू होती है। एक आदमी था, वो काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहता था। नौकरी करने के लिए वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास में इतनी अकल थी कि जाने से पहले किसी से एडवाइस ले ली जाए, सलाह ले ली जाए। तो उस समय सलाह देने वाला बुद्धिजीवी वर्ग पंडित जी थे। वो पंडित जी के पास में गया और उनसे कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मुझको कुछ एडवाइस दे दीजिएगा। अब फ्री में बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं, परंतु उन्होंने फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए, न वो फ्री में एडवाइस देते थे। उन्होंने कहा मैं आपको 3 एडवाइस दूंगा, 3 सलाह दूंगा और प्रत्येक सलाह का 1 टका लूँगा। अब उस आदमी के पास में केवल 3 ही टके थे और 3 बातें वो पंडित जी बताने वाले थे और उन तीनों बातों के वो 3 टके उससे ले लेने थे। अब वो सोचने लगा कि आखिरकार ये 3 बातें बताएंगे और 3 टके मेरे पास में, ये तीनों टके ले लेंगे, फिर मेरे पास में बचेगा क्या। फिर उसने सोचा रहने दें एडवाइस लेने को, ऐसे चलें। लेकिन फिर उसकी बुद्धि ने जवाब दिया कि नहीं, ये एडवाइस लेने आए हो, खास करके इकोनॉमिक एडवाइस या बिजनेस एडवाइस कभी फोकट में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए इन्वेस्ट करो। तो उसने सोचा चलो पहली एडवाइस ले करके देखते हैं क्या बताते हैं, या अगर कुछ समझ में आएगा तो लेंगे, अगली नहीं लेंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं लेंगे, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 टका ले लीजिएगा और मुझको पहली एडवाइस दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा 1 टका पर पहली एडवाइस ये है कि जब आप काम करने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, तो वहाँ पर ये मत देखना कि आपको पहली बार में मिल कितना रहा है, आपकी सैलरी की शुरुआत कितने से हो रही है। ये मत देखना कितना कम से शुरुआत हो रही है। इसलिए कि ये मत देखना कतई कि कितने कम शुरुआत हो रही है, और कर जरूर लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं भूल रहा था कि उनके कहा था 4 एडवाइस देंगे, 4 एडवाइस देंगे। मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूँ और उस आदमी के पास में 4 ही टके थे। अब उसने उसकी समझ में आ गया कि हाँ अरे ये बात तो खैर सही है कि भाई जो काम मिलेगा मैं ये नहीं देखूंगा कि हाँ इसकी आमदनी कम है या इसका वेतन कम है, ये कम वेतन के चक्कर में मैं उस काम को छोड़ूंगा नहीं। कहा ठीक, कहा अब दूसरा टका ले लो, अच्छा दूसरी बात भी बता दो। तो कहा दूसरी बात ये कि काम करना तो ईमानदारी से करना, नहीं करना तो नहीं करना। कहा जब तक काम करना तब तक पूरी ईमानदारी से करना। कहा ये बात भी सही है, दूसरा टका भी उसने दे दिया। कहा अच्छा अब तीसरी बात भी बता दो, तीसरा टका ले लो। कहा तीसरी बात ये कि यदि किसी की इज्जत जा रही हो तो उसे बचाने का प्रयास करना, उसे उभारने का प्रयास न करना। यानी कि उसकी यदि इज्जत जा रही हो तो उसकी बेइज्जती न करना या उसकी बेइज्जती को फैलाने का प्रयास न करना, बल्कि उसे बचाने या ढकने का प्रयास करना। ठीक, 3 टका। अब बचा उसके पास 1 टका, चौथा टका। कहा अच्छा अब
आप चौथा टका भी ले लीजिएगा, चौथी बात भी बता दीजिएगा। तो कहा कि अच्छा, चौथी बात ये है कि आप कितने भी ज़रूरी काम से जा रहे हो, यदि कोई तो तुम्हें टोके या रोके तो उसकी बात ज़रूर सुन लेना, उससे मिल ज़रूर लेना, भले ही कितने ज़रूरी काम से आप क्यों न जा रहे हो। उसकी टोकने या उसके रोकने के बात को नज़रअंदाज नहीं करना। अब उसके पास में जो 4 टके थे वो पंडित जी से 4 एडवाइस लेकर के 4 टके उसने दे दी। अब उसके पास में कोई भी पैसा नहीं बचा और वो चल दिया। और उस समय नौकरी के लिए नौकरी देने वाले या तो राजा लोग थे या फिर बड़े आदमी थे। ये वहाँ पर राजा के पास में गया कि भाई हमें नौकरी दे दो। तो वहाँ पर उसको और तो कोई काम नहीं मिला, उसे घोड़ों की लीद उठाने का कार्य मिला। घोड़ों की लीद उठाने का कार्य मिला। निश्चित तौर पर कार्य उसके अनुकूल नहीं था। उसको ये लगा कि ये कार्य तो भाई बड़ा बेकार है, घोड़ों की लीद उठाना गलत बात है, गलत बात है। लेकिन उसके लिए और पैसा भी काफ़ी कम था, पैसा भी काफ़ी कम था। उसने सोचा खैर कोई बात नहीं। अब पंडित जी से 1 टका खर्च करके एडवाइस ली थी, देखते हैं कम से कम उनकी एडवाइस को आजमाएं तो ज़रूर। उसने कार्य को स्वीकार कर लिया। दूसरी एडवाइस उसको याद आई कि कार्य करना तो ईमानदारी से करना, मेहनत से करना। अब वो अपने कार्य को भी मेहनत से करने लगा। लीद उठाना ही नहीं बल्कि उस स्थान की सफाई करना, घोड़ों की सफाई करना, उनकी देखभाल करना, उसका काम ही यही था। लीद उठाने में कितना समय लगता है। इस तरीके से उसने अपनी मेहनत दिखानी शुरू कर दी, अपनी ईमानदारी दिखानी शुरू कर दी। तो जो उन घोड़ों का हेड था उन्हें इनका काम पसंद आया और कहा ऐसा है, अब तुम लीद उठाने के साथ साथ इन घोड़ों की देखभाल भी करोगे। अब वो घोड़ों की देखभाल तो उसका कुछ पैसा बढ़ा और लीद उठाने वाला काम उसका कम हो गया और घोड़ों की देखभाल का ज़्यादा हो गया। अब वो घोड़ों की देखभाल मेहनत से करने लगा। इसके लिए घोड़ों की देखभाल के लिए जो राशन पानी, उनका दाना पानी मिलता था वो तो खिलाता ही था और साथ ही साथ उसके अपने खाने पीने से भी जो कुछ बच जाता था वो भी उन घोड़ों को खिला पिला देता था और अच्छी तरीके से केयर करता था। परिणाम ये होता था कि उसके घोड़े जो थे अन्य घोड़ों की अपेक्षा करते ज़्यादा तंदुरुस्त और हेल्थी निकल करके आए तो उसके कार्य से अधिकारी को बड़े प्रसन्नता हुई और वो उसके अंडर में घोड़ों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने लगा। और घोड़ों की संख्या जब उसके अंडर में बढ़ने लगी देखभाल के लिए, तो उसका वेतन भी बढ़ा, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी और उसका कार्य भी अच्छा होने लगा। अब वो अपने कार्य के लिए अपने सहायकों को भी रखने लगा। परिणाम धीरे धीरे उसके पास में बहुत सारे घोड़े हो गए और वो एक प्रकार से घोड़ों की देखभाल करने वाला हेड हो गया। अब उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगा था। अब उसकी समझ में आ गया कि ये बात तो खैर सही रही पंडित जी की कि हाँ, उन्होंने जो एडवाइस दी थी कि कार्य के लिए ये मत देखना कि कितना कम मिल रहा है, कार्य करना और पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना, उसका परिणाम मिला। खैर अब धीरे धीरे जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, उसका पद बढ़ गया था, तो राजा से भी उसका मिलना जुलना होने लगा था। एक बार किसी कार्य के सिलसिले में वो प्रातःकाल पहुंच गया और परिचय इतना बढ़ गया था कि राजमहल के अंदर भी उसका आना जाना था। जरूरी कार्य था, राजा से मिलना बहुत ज़रूरी था। तो ये राजा के कक्ष में पहुंच गया। वहाँ पर इसने क्या देखा कि रानी साहिबा बिस्तर बिछाने वाले खानसामा के साथ में पलंग पर लेटी हुई है।
राजा साहब नहीं थे। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मामला क्या है। अब इसने कहा, अरे हमने देख लिया, कोई बात नहीं, ये तो कोई और देखेगा तो क्या होगा। इसने अपनी जो चद्दर ओढ़े था या साल जो जो ओढ़े रखी थी, उसने उन दोनों के ऊपर डाल दिया ताकि कोई और ना देखे। उधर खानसामा की जब आँख खुली तो वो हमारे डर के वहाँ से निकल गया। बाद में रानी जागी, तब उनको मालूम हुआ कि राजा साहब तो आए नहीं थे। फिर आखिरकार था ये कौन, तो चूँकि साल इसकी पड़ी थी तो कहा इसका मतलब यही आदमी था जो मेरे साथ रात में यहाँ पर पलंग पर लेटा रहा। अब रानी को तो बड़ा गुस्सा आया कि आखिरकार ये गड़बड़ हुई तो कैसे हुई। लेकिन खैर अब आगे ये बात न बढ़े, तो जब राजा है तो उन्होंने किसी न किसी बात बना करके राजा से ये बात कहलवा दी कि इस आदमी को कतई मरवा दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है भाई। उन्होंने उसको दूसरे दिन प्रातःकाल सवेरे सवेरे कहा कि आप फला आदमी के पास में यह पत्र ले करके चले जाओ और बहुत ज़रूरी पत्र है। और वहाँ उस आदमी से कह दिया गया, संदेश भिजवा कर, जो आपके पास में सबसे पहले आ जाए उसका सिर काट लेना और जो बाद में आए उसको पकड़ा देना। खैर इनको रवाना कर दिया गया। थोड़ी देर बाद में दूसरे आदमी को रवाना कर दिया गया। कहा आप जाइए उस आदमी के पास में जो है और ये पत्र है, लेकर के जाइए, पहुंचा दीजिएगा। खैर अब चल दिए। पहले इनको रवाना किया गया, बाद में दूसरे व्यक्ति को रवाना किया गया। अब ये जा रहे थे, रास्ते में इनके मित्र मिल गए। कहा अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए भाई, अरे इधर आओ, कुछ थोड़ा सा चाय पानी कर लो। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से जाना, राजा का सख्त आदेश है कि ये खत बहुत ज़रूरी है। अरे उन्होंने कहा नहीं, अरे आओ, रुको तो सही, आओ तो सही। अब इनको पंडित जी की बात याद आ गई कि हमने एक टका दिया था। उन्होंने कहा था कितने भी ज़रूरी काम से जाना है, तुमको कोई रोके तो रुक ज़रूर जाना, उससे बातचीत करना, उसका हाल चाल लेना। खैर कहाँ देखते हैं क्या होता है। वो गए, उसके पास में बैठे, वही थोड़ी बातचीत हुई। अब चाय पानी के लिए फिर वो आग्रह करने लगे, वो नहीं टाल सके। इस दौरान लगभग आधा घंटा तक लग गया। तब तक दूसरा आदमी वहाँ पर पहुँच गया, उसका सिर काट लिया गया और इनको जब ये पहुँचे इनको पकड़ा दिया गया। अब जब ये राजा के पास में पहुँचे जा करके दूसरे वाले आदमी का सर ले करके, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा ये मामला क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। पूछा भाई क्या बात हुई, तो इन्होंने बताया कहा हुजूर ऐसी बात थी, हमने पंडित से ये शिक्षा ली थी और यहाँ पर हमने कहा फिर आपको तो मृत्युदंड का हुक्म दिया गया था और रानी की वजह से दिया गया था, ऐसा हुआ था। तो कहा मैं प्रातःकाल में आया तो फला खानसामा पलंग पर लेटा हुआ था, रानी साहिबा भी लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि ये बात तो फैल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने अपना अंग वस्त्र इनके ऊपर डाल दिया था ताकि कोई दूसरा ना देखे। अब भाई वो खानसामा बुलाया गया। कहा ये बताइएगा कि आखिरकार आप इस पलंग पर कैसे लेट गए। तो उसने कहा हुजूर मैंने त्याग का पलंग बिछाया करता था, लेकिन विचार मन में आते थे कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत पलंग बिस्तर, इस पर राजा साहब लेटते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, जरा हम भी लेट करके कभी देखें कैसा लगता है। कहा बस हुजूर कल की बात है कि मैं इस पलंग पर लेट करके देखने लगा। कहा कभी ऐसे पलंग पर नहीं लेटा था, बस लेटते ही नींद आ गई और जो ये साल पड़ी थी उसको मैंने ओढ़ लिया। रानी साहिबा आई, उन्होंने सोचा कि राजा साहब आए और वो लेट गई। सुबह
जब ये आए होंगे तो इन्होंने मुझको देखा होगा, साल अलग हो गई होगी, तब इन्होंने उस बेइज्जती को ढकने के लिए अपना वस्त्र उठा दिया और मेरी आँख खुलने पर मैं यहाँ से भाग गया। परिणाम ये हुआ कि रानी को शक हो गया कि ये यहाँ पर लेटे थे, इसलिए इनकी मृत्यु का फरमान सुना दिया गया। अब राजा को एहसास हुआ, रानी को भी एहसास हुआ और खानसामा को भी एहसास हुआ। परिणाम ये हुआ कि जिनके अनुसार जिसकी जो भी जिस प्रकार की गलती थी उसको उस अनुसार दंड दिया गया और इन्हें सम्मान के साथ और भी ऊंचे पद पर आसीन कर दिया गया। अब यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कहीं पर भी किसी भी कार्य पर जाने के पहले, खास करके जब आप रोज़गार के संबंध में जा रहे हों या कोई बिजनेस करने जा रहे हों या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों, तो सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सलाह लेने से पूर्व यह भी गौर करने वाला है कि सलाह किससे ली जाए। सलाह किससे ली जाए, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सलाह लेना भी इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सलाह किससे लिया जाए। इतिहास गवाह है कि कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत का, जहाँ पर एक तरफ कौरवों के सलाहकार शकुनि थे, पांडवों के सलाहकार कृष्ण थे। परिणाम सर्वसंपन्न ताकतवर सेना होने के बावजूद भी कौरव उन 5 पांडवों से हार गए। इसलिए यदि सलाहकार योग्य सक्षम है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैसियत क्या है, वो आपको ऐसी सलाह, ऐसा मार्गदर्शन देगा कि आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उदाहरण के लिए राम और रावण के बीच का युद्ध ले लीजिएगा। विभीषण एक अच्छे सलाहकार थे, रावण ने उनको अपमानित कर दिया। विभीषण राम के पास में आ गए। परिणाम राम को सलाह दी, राम ने उनकी सलाह को कदर किया और कई मामलों में विभीषण की सलाह से उनको विजय प्राप्त हुई। इसलिए सफलता और विजय के लिए सलाह बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है कि सलाह किससे ली जाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली कहानी के साथ।